चलो। प्लेसेंटा किए हुए थे। आई थिंक सो। आज हमने कुछ और चीज पढ़नी है। चलो, शेयर पे हो गई होगी। यहाँ तक हमने किया था प्लेसेंटा, और इसके टाइप्स हमने किए थे कि डिफ्यूज किस में होती है, कॉटिलेडंट्री किस में होती है, और जूनरी। ये मैंने तीन नाम आपसे याद करवाए थे कि ये इन तीन के एनिमल्स याद रखने। जूनरी इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में आ चुका है जूनरी से क्वेश्चन, वो मैंने ग्रुप में भी भेजा था। सही है। तो डिफ्यूज एंड जूनरी जो है वो नाम जो है ना थोड़े यूनिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। बाकी इनसे कोई इंपॉर्टेंस जो है ना इतनी चीज नहीं है। उसके बाद आज कहाँ से हमने शुरू करना है, ये प्लेसेंटा से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। ये कॉटिलिडॉन किसे कहा जाता है, सिंपली याद रखना है। जो फेटल फीटस की साइड से प्लेसेंटा होती है उसके लिए नाम दिया जाता है कॉटिलिडॉन। और करनकल किसे कहा जाता है, जो मदर की साइड, मेटरनल साइड ऑफ प्लेसेंटा होती है। क्योंकि प्लेसेंटा तो देखो ना दोनों से बनती है ना, दोनों तक एक एक्सचेंज, एक जो है ना ट्यूब की माना आप लें, जिससे ऑक्सीजन या वेस्ट वगैरह रिमूव हो रही है। तो वो एक ट्यूब की फॉर्म है, एक पैसेज की फॉर्म है, तो उसमें फीटस भी इन्वॉल्व होगा और मदर भी इन्वॉल्व होगी। तो जो फेटल साइड, फीटस की साइड होती है उसको कार्टिलिडॉन कहा जाता है, और एक मैटरनल साइड जो प्लेसेंटा आती है उसको करनकल कहा जाता है। और जहां पे ये दोनों मिलते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है प्लेसेंटोम। ठीक हो गया। दोनों ये जहां पे मिलते हैं, जिस पॉइंट पे दोनों कनेक्ट होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्लेसेंटोम कहा जाता है। यहां से भी एक क्वेश्चन है जो मुबश्शिर सोलंकी की किताब है वहां पे है, कि जो है ना एज सच कोई प्लेसेंटा से, वो वहां से हम समझेंगे। यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे आपने सिर्फ ये समझना है कॉटिलिडॉन। वहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको उस टाइम क्लियर होना चाहिए कि कॉटिलिडॉन जो होते हैं ये फेटल साइड होते हैं, और करनकल जो होते हैं ये मदर साइड ऑफ प्लेसेंटा को कहा जाता है। और ये जब मिलते हैं या इनकी जंक्शन बनती है उनको प्लेसेंटोम कहा जाता है। सही हो गया। तो ये आपने याद रखना है। ये यहां तक था। अभी ये गेस्टेशन पीरियड हमने ऑलरेडी एक दो टेबल्स में पढ़े हुए हैं। फिर रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। कैटल 283। सही है। कैटल का क्या है, 283, 9 महीने। दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में दो तीन दफा एसपीएससी ने ये पूछा हुआ है। कभी मंथ पूछता है, कभी डेज पूछता है। तो ये आपने जो है ना याद रखना है कि कितना है, 283, 9 मंथ। बफेलो का कितना है, बफेलोज का 310 दिन है गेस्टेशन पीरियड, और 10 महीने। शीप और गोट का इस दफा इंशाल्लाह मेरी प्रोडक्शन है कि इनमें से कोई आएगा, शीप एंड गोट का गेस्टेशन पीरियड। तो अभी से आप अपने पास याद रख लें, 5 महीने दोनों के याद रखने। अगर मंथ में पूछे तो 5 मंथ में बताना है। सही है। 5 मंथ 6 नहीं करना है, क्योंकि 5 दिन आगे पीछे इसका माइनस है, 5 प्लस है। सही है। तो 5 मंथ एक्यूरेट है। और डेज में कुछ जो है ना वेरिएशंस हैं। इनका है 145 डेज, 155 डेज। डेज में नहीं पूछेगा, मंथ में पूछ सकता है शीप एंड गोट का। तो आपने याद रखना है 5 महीने। सही है। ये गेस्टेशन पीरियड इनका ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेयर का दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेयर और कैमल का ज्यादा होता है दूसरे एनिमल से, तो इनका ज्यादा है, याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। 341 डेज होता है मेयर का, और कैमल का होता है सबसे ज्यादा 390 डेज। सही है। तो ये कंप्लीट होता है 1 साल। और मेयर 11 महीने, बाकी सारे इनसे कम है। 9 मंथ है कैटल, 10 मंथ है बफेलोस। शीप एंड गोट है 5 मंथ, मेयर 11 मंथ, और कैमल जो है 12 मंथ या 1 साल आप कह लें। तो कैमल का मोस्टली अगर आएगा तो एक दफा आया भी है, आपको दिखाया दिखाया भी है क्वेश्चन। तो वो डेज में पूछता है, 390 डेज। यहाँ 400 तक भी जाता है, आगे पीछे हो जाते हैं कुछ दिन। सही है। तो ये गेस्टेशन पीरियड हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। उसके बाद जो चीज है वो है गेस्टेशन। बॉयंस में अभी जो प्रेगनेंसी हो रही है वो किस स्टेजेस से गुजर के होती है, या क्या क्या चीजें उसमें मौजूद होती हैं, क्या क्या पीरियड्स इन्वॉल्व होते हैं, इनको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो ओव्यूम होता है, ओव्यूम किसे कहा जाता है, जो एग सेल होता है ओवरी से निकलता है, ये फीमेल के एग सेल को कहा जाता है ओव्यूम। सही हो गया। इनका क्या होता है पहले समझना है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, जब एग एंड स्पर्म आपस में मर्ज होते हैं या मिलते हैं तो होती है फर्टिलाइजेशन। सही है। फर्टिलाइजेशन उसे कहा जाता है।
तो ओव्यूम का पीरियड कब कंसिडर किया जाता है? जैसे फर्टिलाइजेशन होती है 10-12 दिन ऑफ प्रेगनेंसी, हुए हैं प्रेगनेंसी को, तो इसमें जो है ना फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मतलब फर्टिलाइजेशन यूज हो रही है, तो आपने समझना है कि यहाँ पे स्पर्म्स एंड एग का मीटअप हो रहा है, सही है, तो उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो पीरियड ऑफ ओव्यूम इसे कंसीडर किया जाता है ओवरऑल को। और सेकंड नंबर पे क्या होता है? पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कब बनता है? एम्ब्रियो बनता है 13 to 45 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, 13 से 45 दिन के बीच प्रेगनेंसी को हो चुके हैं तो यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन हुई तो वहां पे पहले बनता है जायगोट, सेल है एक, ठीक हो गया, क्या है? सेल है, सिंगल सेल जायगोट बनता है। जब ये मर्ज होते हैं वो फिर यूट्रस की तरफ मूव करता है। वैसे ही फिर जायगोट जो होता है वो डिवाइड होता है, डिवाइड होके वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो एम्ब्रियो में क्या होता है कि बेसिक जितनी भी एनिमल की स्ट्रक्चर है बॉडी की, या कोई भी ऑर्गन्स वगैरह फॉर्मेशन है, तो वो एम्ब्रियो में फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। सही हो गया? एम्ब्रियो जैसे बनता है, एम्ब्रियो का क्या टाइम पीरियड नहीं पूछेगा, टाइम पीरियड नहीं पूछेगा, ये याद रखिएगा। 13 to 45, ये जस्ट आपके सेंस के लिए कि ये प्रेगनेंसी के 13 to 45 डेज तक ये पीरियड ऑफ एम्ब्रियो कंसीडर किया जाता है, जिसमें एनिमल की स्ट्रक्चर बॉडी या ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सही है? जैसे यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि हार्ट स्टार्ट बीटिंग ऑन 22 डे ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि ये इसका पीरियड है ना, 13 to 45 डेज, ये बीच वाला पीरियड किसका है? एम्ब्रियो का है। तो इसमें ऑर्गन्स वगैरह फॉर्मेशन हो रहे हैं तो हार्ट भी बनना शुरू होती है 22वें दिन पे प्रेगनेंसी के। और उसके बाद है पीरियड ऑफ फीटस, 45 के बाद, मोस्टली एक मंथ, अगर आप समझ लें एक मंथ के बाद प्रेगनेंसी के बाद फीटस बनना शुरू हो जाता है। फीटस में क्या होता है कि आल जो ऑर्गन्स हैं ना वो बन चुके होते हैं, अभी उनकी क्या होती है? ग्रोथ होती है, साइज अगर इंक्रीज होनी है, मेचुरेशन, ये सारी चीजें होती रहती हैं फीटस में। यह फीटस जाके आपका कब खत्म होगा? 283 कैटल का आप देख लें, ये गेस्टेशन पीरियड है ना, 45 डेज ऑनवर्ड टिल बर्थ, अनटिल बर्थ, जब तक बर्थ नहीं होती ये टाइम कंसीडर किया जाता है फीटस का। वो लास्ट तक वो पूरे बॉडी के ऑर्गन्स डेवलपमेंट मेच्योर हो जाती है, फिर जाके कॉल्विंग होती है, या जिसे पार्चुरेशन हम कहते हैं, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। तो वो पूरा इस तरीके से एक जो है ना प्रोसेस चलता है। अभी ये मैंने आपको क्यों बताया? कि ये इसलिए बताया कि यहाँ से क्वेश्चन एक आपका बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? जरा गौर कीजिएगा। अगर वो क्वेश्चन के ले कि भाई अभी यहाँ पे ना ऑर्गन की फॉर्मेशन हो रही है, ये 3 पीरियड्स होते हैं या स्टेजेस होती हैं, फर्टिलाइजेशन, फिर जो है ना जायगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद फीटस प्रॉपर बन जाता है। अगर आपसे पूछे कि बर्थ डिफेक्ट कहाँ पे होंगे, अगर डेवलपमेंट तो हो रही है ना यहाँ पे फीटस की, इनके बीच में, इन पीरियड्स में, अगर क्वेश्चन में आपसे वो पूछ ले कि भाई जो है ना एनिमल की में अगर फॉर सपोज कोई बर्थ डिफेक्ट, जैसे ह्यूमंस में भी होता है, कोई बच्चा पैदा होता है वो एबनॉर्मल होता है, क्यों होता है? तो इसको कहा जाता है बर्थ डिफेक्ट। क्या कहा जाता है? बर्थ डिफेक्ट उसे कहा जाता है। आपने ये वर्ड याद रखने, बर्थ डिफेक्ट या डेवलपमेंट। दूसरा वर्ड इसके लिए क्या यूज होता है? डेवलपमेंट एनामोलीज, एनोमेलीज भी इसको ही कहा जाता है, बर्थ डिफेक्ट को। ये दो कीवर्ड्स हैं जो आपने जहन में बिठानी है। तो ये क्या होता है? जैसे ह्यूमंस की हमने मिसाल ली कि वो एबनॉर्मल होता है या कोई ना कोई उसमें डिफेक्ट होता है बाय बर्थ, तो ये कहाँ पे होता है? ये क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है कि ये चीज होती कहाँ पे? एम्ब्रियो में होती है, फीटस में होती है, या ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होती है, कहाँ पे होती है? तो आपने एक चीज याद रखनी है कि ये होती है एम्ब्रियो के बनने के टाइम। जो एम्ब्रियो का पीरियड होता है 13 to 45 डेज, इसमें अगर कोई बर्थ डिफेक्ट आ गया या किसी जेनेटिकली प्रॉब्लम हो गया, या कोई जो है ना एंटीबायोटिक्स दी गई, या कोई हार्मोन्स की डिस्टरबेंस हो गई, इससे बर्थ डिफेक्ट इस पीरियड में आ जाता है। क्योंकि क्यों आता है? इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर करवाया कि यहाँ पे आर्गन की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, यहाँ जगह जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो बनना शुरू हो जाती है एम्ब्रियो में। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई चीज हो गई, कोई भी चीज, अभी देखो ना उसमें ड्रग्स भी होती हैं, न्यूट्रिशन अगर आपने सही बैलेंस नहीं की, या कोई हार्मोन्स वगैरह में इम्बेलेंस आ गया, तो यहाँ जेनेटिक कोई प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ पे डिफेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन्स जो है ना उनका बेस यहाँ पे बनता है एम्ब्रियो में।
तो आपने ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन वो दे दे, या शायद ये क्वेश्चन आया भी है कि बर्थ डिफेक्ट या डेवलपमेंट जो होती है, जिसे एनामोलीज कहा जाता है, बर्थ डिफेक्ट को ही कहा जाता है, तो ये किस पीरियड में होता है, आपने याद रखना है एम्ब्रियो में। और लॉजिक क्या है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। फीटस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पूरे आर्गन बन चुके होते हैं। तो जब बन चुके होते हैं प्रॉपर, तो फिर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आता, यहाँ पे जस्ट उनकी मेचुरेशन या ग्रोथ होती है फीटस में। बाकी बनने का काम होता है एम्ब्रियो में। सही हो गया। तो फॉर सपोज अगर इसका आपने घरों के हिसाब से दें, अगर कोई दीवार आप बना रहे हैं, तो कोई इशू होगा, तो वो उस टाइम जब बेस बना रहे हैं, अगर कोई ये सच इशू हो जाता है तो वहां पे होगा। अगर आप प्रॉपर बना देते हैं तो फिर खुदा ना खास्ता कोई और मेजर इशू ना हो, तो फिर कोई ऐसा जो है ना इशू नहीं होता उसमें। तो बेस आपने समझना है क्या होता है, एम्ब्रियो होता है जहाँ पे ऑर्गन्स भी बनते हैं, बॉडी की स्ट्रक्चर भी बनती है। अगर कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम आ गया, कोई ड्रग्स हमने दे दी, या न्यूट्रिशन हमने सही नहीं खिलाई कैटल को, काऊ को, तो जो फीटस आएगा उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होगा। तो उसे बर्थ डिफेक्ट या डेवलपमेंट एनामोलीज भी कहा जाता है। सही हो गया, क्लियर है ये स्टेजेस? क्लियर है, शाबाश, तो बताएं। जी सर। ओके। चलो सही है। प्लीज रिपीट फर्स्ट स्टेज। अच्छा, फर्स्ट स्टेज मैंने ये बताई आपको कि जैसे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन ये यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं अभी। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब एग स्पर्म्स के साथ मिलते हैं, मर्ज होते हैं या मेट करते हैं, या उनकी मीटिंग होती है, किसी भी तरीके से समझे। एग एंड स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो होती है फर्टिलाइजेशन। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो वहां पे पहले यहाँ पे ना देखो लिखा हुआ है पीरियड ऑफ ओव्यूम। ओव्यूम कहा जाता है जो एग का सेल होता है, जो ओवरी से डिस्चार्ज होता है, तो उसे ओव्यूम कहा जाता है। बट ये इमेच्योर होता है, जब जाके इसकी फर्टिलाइजेशन होगी फिर जो है ना बात बनती है। फर्टिलाइजेशन आपने समझना है। फर्टिलाइजेशन हो गई जब एग एंड स्पर्म्स आपस में मर्ज हुए। उसके बाद बनता है जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। ये आपने नाम सुना होगा, ये सेल इन दोनों के मिलने से बनता है। जायगोट जैसे बनता है तो फिर ये आगे चल के होता है डिवाइड। डिवाइड होता है तो इससे बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जैसे इसका पीरियड आपने देखा 45 तक था प्रेगनेंसी के। एम्ब्रियो के बाद फिर ये कन्वर्ट हो जाता है फीटस में। ठीक हो गया। फीटस। फीटस के बाद ये फिर इसकी बर्थ होती है जाके, जो इसका अपना टाइम पीरियड है, गेस्टेशन पीरियड 283। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है। सही हो गया। प्रेगनेंसी होती है, उसमें फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है। फीटस के बाद ये जाके उसकी फिर काफ बन जाता है, या उसकी क्या कहते हैं, बर्थ हो जाती है। तो ये एक साइकिल चलती है एक किस्म की गेस्टेशन में। व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन टू 10 डेज ऑफ प्रेगनेंसी? मतलब कि फर्टिलाइजेशन हुई 10 से 12 दिन ऑफ प्रेगनेंसी के, मतलब प्रेगनेंसी जैसे हो गई। तो प्रेगनेंसी कैसे हुई? मैटिंग हुई ना। मैटिंग होने से तो स्पर्म और एग आपस में जब मर्ज हुए तो ये फर्टिलाइजेशन हो गई। तो उसके 10 के 12 दिन के बाद उस पीरियड को कहा जाता है पीरियड ऑफ ओव्यूम। ये पीरियड का नाम है भाई। समझ आया? प्रेगनेंसी के 10 से 12 दिन के बाद समझ लें भला इसे। मतलब इस तक पीरियड को ओव्यूम कहा जाता है। अभी इससे पहले भी हो सकता है, ऐसे 1 2 दिन और भी हो सकते हैं। एवरेज है ये पीरियड। हाँ ओके। तो ये पीरियड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको करवा दिया। बाकी अगर कोई चीज़ सही से समझ नहीं आई तो इसका कोई इशू नहीं है। ये एक जो है ना फेसेस है या डेवलपमेंट है, जिससे ये चीज़ होती है। चलो अभी दूसरी चीज, अभी फर्टिलाइजेशन समझ आ चुकी होगी किसे कहते हैं, जब स्पर्म्स एग के साथ मिलते हैं तो उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। अभी फर्टिलाइजेशन होती है डिफरेंट जगहों पे, याद रखिएगा। एक चीज तो आपको पता होगी ओविडक्ट में होती है, बट ओविडक्ट में भी कुछ पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोल्ट्री 2023 में सीधा क्वेश्चन ये आया हुआ था, बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है। तो फर्टिलाइजेशन जर्नली होती है ओविडक्ट में। कहाँ पे होती है?
ओविडक्ट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम नीचे पढ़ते हैं उसका पार्ट है। सही है। तो जो चिकन्स हैं या पोल्ट्रीज हैं या फाउल है, तो उनमें इन्फंडिबुलम किसका पार्ट है? ओविडक्ट का पार्ट है। तो ओविडक्ट में भी कहाँ पे इन्फंडिबुलम है? तो वो ओविडक्ट ऑप्शन में नहीं देता, उसका पार्ट पूछता है। तो आपने ये डायरेक्ट एमसीक्यूज याद रखना है। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि फर्टिलाइजेशन बर्ड्स में कहाँ पे होती है, वो होती है इनफंडिब्यूलम में, जो पार्ट होता है ओविडक्ट का नियर ओवर ही होता है। ये सही हो गया। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रही है, मतलब कि एग का जो मीटअप हो रहा है स्पर्म के साथ, वो इनफंडिब्यूलम में हो रहा है। सही हो गया। तो ये आपने डायरेक्ट एमसीक्यूज याद रखना है। बर्ड्स का ये क्वेश्चन आपका आ चुका है 2023 पोल्ट्री में, ये भी ग्रुप में आज शेयर किया जाएगा कि बर्ड्स की फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? इनफंडिब्यूलम। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बाकी जितने एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, इनकी कहाँ पे होती है ये आपने याद रखना है। एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट में होती है। बट ओविडक्ट में ये जो एनिमल्स होते हैं इनका एक पार्ट होता है ओविडक्ट का, एक को कहा जाता है एम्प्यूला। ठीक हो, किस क्या कहा जाता है? एम्प्यूला। दूसरे को कहा जाता है स्टमस। ये ओविडक्ट के पार्ट होते हैं। ये एनाटॉमी में जाने की जरूरत नहीं है। जो है ना, वो भी अहमद, पता नहीं कौन ज्वाइन कर रहे हैं, अहमद हमारे क्लास में नहीं है। एम्पिलरी इस्टमस। सही हो गया। एम्पिलरी क्या होता है? जो वाइड पार्ट होता है ना, जैसे थोड़ा सा खुला हुआ पार्ट जिसे कह लूं ओविडक्ट का, उससे एम्प्यूला कहा जाता है। इस्टमस कहा जाता है नेरो पार्ट ऑफ ओविडक्ट को। सही है। तो इनके बीच में होती है, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इनके बीच में एक जंक्शन बनती है, ये वाली ऐसे जंक्शन बनती है, यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन। डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब काऊ, बफेलो, शीप, गोट, इनके बीच में, इनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? ये लिखा भी हुआ है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, यहाँ पे होती है। जो है ना, यहाँ पे मीटअप होता है स्पर्म एंड एग का। यह भी अगर सिंपली वो दे देता है कि काऊ में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, यूट्रस, सर्वेक्स, वजाइना, यू ओविडक्ट, तो आपने करना है ओविडक्ट। अगर ओविडक्ट में भी पूछता है कहाँ पे होती है, तो फिर आपने ये वर्ड याद रखना है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। ये स्टमस जो होता है नेरो पार्ट होता है ओविडक्ट का, एम्प्यूला जो होता है वाइड पार्ट होता है, इनके बीच में जो है ना इन स्पम्स और एग का मीटअप होता है। सही हो गया। तो इस तरीके से आपने याद रखना है इसका फर्टिलाइजर। बट ये कभी क्वेश्चन नहीं है डोमेस्टिक एनिमल्स का। बर्ड्स का आता रहता है, काफी दफा है बर्ड्स का पूछा जाता है, या चिकन्स का, फाउल का, कोई भी वर्ड दे दे। तो ये कहाँ पे होती है? इनफंडिबुलम में ये होती है। उसके बाद है पार्चुरेशन के स्टेजेस। अभी पार्चुरेशन आई थिंक सो क्लियर होगी आपको कि पार्चुरेशन किससे कहते हैं। क्लियर है ना, या फिर दोबारा करूं रिपीट? पार्चुरेशन की शॉर्ट डेफिनेशन बताई थी, जो वीओ में भी आ चुकी है पार्चुरेशन की खुद की डेफिनेशन। अभी इसके होते हैं कुछ स्टेजेस। क्लियर आप? चलो, पार्चुरेशन किसे कहा जाता है फिर दोबारा रिपीट भी कर देता हूं, सिंपली याद रखना है आपने। एक्ट ऑफ वेरी गुड गिविंग बर्थ, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ जो होता है उससे पार्चुरेशन कहा जाता है। अभी इसमें तीन स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं और तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने याद रखनी है। यहां से भी आपका वीओ में क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आपको आज ग्रुप में शेयर किया जाएगा। इसके तीन स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। पार्चुरेशन तो हो रही है, बर्थ तो हो रही है, बट क्या क्या चीजें उसमें हो रही हैं वो आपने याद रखना है। फर्स्ट स्टेज जिसे कहा जाता है उसका नाम आपने याद रखना है। वो प्रोसेस आपसे नहीं पूछेगा, आपसे नाम पूछेगा। नाम आपने याद रखना है, डायलेशन ऑफ सर्वेक्स। क्या कहा जाता है फर्स्ट स्टेज को? डायलेशन ऑफ सर्वेक्स। डायलेशन का मतलब अगर मैं बता दूं, इसका मतलब होता है ओपन। क्या होता है? ओपन। तो मतलब फर्स्ट स्टेज में जो सर्वेक्स होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो होता है ओपन। सही हो गया। क्या होता है? ओपन होता है, मतलब वो बर्थ के लिए अभी प्रिपेयर हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है तभी ओपन हुआ है। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है? डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न बेबी या न्यू बॉर्न काफ या बर्थ जिसको कहा जाता है। सेकंड स्टेज में एक्सपल्शन पीरियड भी कहा जाता है, जिसमें बेबी या फीटस से जो क्या कहते हैं उसमें काफ मौजूद है, जो भी है उसकी डिलीवरी होती है, वो बाहर निकलता है। तो डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न किस स्टेज में आता है? सेकंड स्टेज में आता है, जो आपने नाम इसका याद रखना है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है?
थर्ड में जो हमने ऊपर आपको बताई कि प्लेसेंटा इनके बीच में मौजूद होती है, तो उसकी एक्सपल्शन होती है, एक्सपल्शन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, जिसे कहा जाता है क्या? प्लेसेंटा। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। तीनों स्टेज के डायलेशन ऑफ सर्वेक्स किस में होती है? फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या होता है? सेकंड में होती है डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न बेबी या न्यूबॉर्न बर्थ। और उसके साथ थर्ड स्टेज में फीटल मेम्ब्रेन या जिसको कहा जाता है प्लेसेंटा रिमूव होती है या वो बाहर निकलती है, तो उससे कहा जाता है जो है ना क्या कहते हैं, थर्ड स्टेज में ये चीज होती है। सही हो गया। ये आपने तीन स्टेजेस के ये सिंपली नाम याद रखने जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, अभी ये ड्यूरेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। सही है। ड्यूरेशन याद रखने की नहीं है कि भाई फर्स्ट स्टेज में मेयर को 1 से 4 घंटे लगते हैं, कैटल को 2 से 6 घंटे लगते हैं। ये इनके डिफरेंट फिर वेरिएशंस हैं, ये आपने याद रखने की जरूरत नहीं है। सही हो गया। तो सिर्फ आपने ये स्टेजेस के नाम देखने हैं। उसके बाद हम चलते हैं मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन वेरियस एनिमल्स। सबसे पहले समझते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्योंकि इसकी भी डेफिनेशन आपके पेपर में ऑलरेडी आई थिंक आ चुकी है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। तो आप समझते हैं आर्टिफिशियल का मतलब ही होता है मसनूई, जो हाथ से किया जाए या किसी अदर हैंड से किया जाता है, तो उसे आर्टिफिशियल कहा जाता है। ठीक हो गया। तो आर्टिफिशियल क्या होता है? जब हम जो है ना सीमन वगैरह फीमेल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी अदर मीन से। ये आपने याद रखना है, किससे? किसी अदर मीन से या किसी अदर है जो है ना हेल्प से, या जो है ना विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन, ऐसा सच कोई आपको वर्ड मिलेगा, नेचुरली नहीं होगा। क्योंकि एक तो होती है एनिमल्स में मेटिंग नॉर्मल, क्या होती है नॉर्मल या नेचुरली जो मेटिंग होती है, उसमें तो स्पर्म और एग आपस में जाके वो कंबाइन होते हैं, जिसे हमने वो भी किया था, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बट इसमें क्या होता है कि सीमन को किसी अदर मीन से जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया करवाया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सही होगा। तो ये आपने याद रखना है। इसकी अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन इंग्लिश में याद करें तो फिर किस तरीके से होगा कि सीमन क्या होती है? कलेक्ट की जाती है मेल से, फिर उसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फीमेल में जो है ना प्लेस किया जाता है, तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बट आपने वर्ड क्या स्टेटमेंट में याद रखना है कि आपको क्या वर्ड होगा कि विथ ह्यूमन हेल्प, जो है ना विथ अदर मीन। तो अदर का वर्ड होगा जिसमें नेचुरल वर्ड आपको नहीं मिलेगा, या तो वो ह्यूमंस का वर्ड यूज करे, क्योंकि आर्टिफिशियल है ना। तो आर्टिफिशियल होती है मसनूई, जो हम खुद से करते हैं वो चीज। ठीक हो गया। तो सीमन वगैरह को जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है ना रखा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन। सही हो गया। तो इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अभी इसके डिफरेंट होते हैं मेथड, इनकी पूरी प्रोसेस में फिर जाने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज आएगा डायरेक्ट इसके मेथड से। तो ये किस में यूज होता है, ये आपने नाम याद रखने। सही हो गया। क्या होते हैं कैटल एंड बफेलोस के लिए जो मेथड इन्वॉल्व होता है, उसको कहा जाता है रेक्टो वेजिनल मेथड। ये होता है एआई का मेथड है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मेथड है, ये याद रखिएगा। क्योंकि हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के भी मेथड पढ़ेंगे ना, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। रेक्टोवेजिनल जो मेथड होता है ये कैटल एंड बफेलोस के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का होता है। रेक्टो का मतलब होता है रेक्टम। ठीक हो गया। वेजिनल का आपको पता है वजेना को बोला जाता है। तो मतलब एक हैंड पुट किया जाता है रेक्टम में, दूसरे हैंड से गन पास की जाती है जो एआई वाली होती है ना, उससे तो थ्रो वजाइना, और वहां पे सर्वेक्स वगैरह को वो देखा जाता है। तो ये एक पूरा एक फिर आपको पता है प्रोसेस से पूरी चीज। तो आपने जस्ट मेथड याद रखना है कि कैटल एंड बफेलो में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का कौन सा मेथड यूज किया जाता है, रेक्टो वेजिनल। एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म है। सही होगा। इसका आपको प्रोसेस नहीं पूछा जाएगा। शीप एंड गोट के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? वो किया जाता है वेजिनल स्पेक्यूलम मेथड। ठीक हो गया। ये होता है शीप एंड गोट के लिए। वेजिनल स्पेक्यूलम मेथड क्या होता है? ये स्पेक्यूलम एक है इंस्ट्रूमेंट, ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। जिसको इंसर्ट किया जाता है डायरेक्ट वजाइना में, जहाँ पे सर्वेक्स वगैरह को देखा जाता है और वहां पे सीमन डिपॉजिट की जाती है। तो उसके लिए इस मेथड का नाम है वेजिनल स्पेक्यूलम मेथड। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि वेजिनल स्पेक्यूलम मेथड किस में किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन शीप एंड गोट में, और रेक्टोवेजिनल कैटल एंड बफेलोस में।
स्वाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये फीमेल पिग है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बट ये पढ़ लेते हैं क्या है। क्रॉक स्क्रू पिपेट मेथड उसे कहा जाता है। ये पिपेट भी एक स्क्रू की तरह होती है जिसको सर्वेक्स में पास किया जाता है, जहाँ से सर्वेक्स यूट्रस में फिर सीमन को रखा जाता है। यह भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके नाम से इसका मेथड है। और मेयर में कौन सा किया जाता है, वेजिनल सिंपल मेथड, वेजिनल मेथड के थ्रू। मतलब क्या कि वो डायरेक्ट वजाइना में सीमन को डिपॉजिट किया जाता है। तो ये इनके हैं मेथड्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के डिफरेंट एनिमल्स के, जिनके कैटल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड शीप एंड गोट का नाम जस्ट आप याद रखें। कैटल एंड बफेलो में रेक्टो वेजिनल, शीप एंड गोट में वेजिनल स्पेकुलम मेथड यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, जब सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है एनिमल्स का उनमें डिपॉजिट की जाती है। वो किस मेथड से की जाती है कैटल एंड बफेलोज में, रेक्टो वेजिनल मेथड के थ्रू की जाती है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आते हैं मेथड ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोसिंग। ये भी आप प्रेगनेंसी डायग्नोसिंग मतलब कि जो है ना फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है, इसको देखने के लिए फिर डिफरेंट मेथड्स होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में। जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो कैटल एंड बफेलो का है, वो सिर्फ नाम आपको फिर याद रखना है, वो क्या है, रेक्टल पल्पेशन जिसे कहा जाता है। रेक्टल पल्पेशन किस में किया जाता है, कैटल कैटल एंड बफेलोस में किया जाता है। सही है। तो इसमें भी यही होता है कि जो वेटनरियन होता है वो रेक्टम में हैंड जो है ना पुट करता है, उससे फिर फील करता है यूट्रस एंड जो है ना फीटस को, जो है ना उसकी वाल से। तो ये भी एक आपको पता है मत मेथड होता है, पता चलता है वहां पे कि ये आपको एकेडमिक में भी करवाया होगा रिप्रोडक्शन में। यूट्रस वगैरह थोड़ा सा उसको वहां पे सोजन होती है या इनलार्ज होता है, तो वहां पे हाथ से पता चल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या फीटस की, आपको ऊपर बताया ना कि 45 डेज के बाद फीटस बनना शुरू हो जाता है, ये पीरियड टाइम होता है फीटस का। तो ये रेक्टल पल्पेशन कब की जाती है, प्रेगनेंसी के 45 डेज बाद अगर हम रेक्टल पल्पेशन करेंगे तो हम चेक कर पाएंगे कि ये डायग्नो प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक हो गया। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है ना कि रेक्टल पल्पेशन कब की जाती है, तो आपने याद रखना है 45 to 60 डेज ये की जाती है। फिर ऑप्शन में देखना है कि क्या दिया हुआ है उसने, वो उस टाइम पता चलेगा। ये एवरेज है, 45 to 60 डेज तक जो है ना चेक कर सकते हैं ब्रीडिंग के या प्रेगनेंसी के बाद। ये रेक्टल पल्पेशन कैटल एंड बफेलोज में की जाती है। शीप एंड गोट में प्रेगनेंसी कैसे डायग्नोस की जाती है, थ्रो एब्डोमिनल पल्पेशन। एब्डोमिन में जो है ना, या उसकी जो बेली है वहां पे हैंड रख के मूवमेंट फील की जाती है फीटस की, जो है ना आउटसाइड द बॉडी हो गया ये। तो एब्डोमिनल पल्पेशन उससे कहा जाता है। कैमल में भी, शी कैमल में भी रेक्टल पल्पेशन होती है। ये कोकिंग ऑफ टेल का मतलब होता है जब उसका टेल जो है एक साइड पे जो है ना मुड़ जाए या जो है ना अपलिफ्ट हो जाए। तो ये वैसे साइन है स्ट्रेस की, ये कोई मेथड नहीं है, ये पता नहीं क्यों इसने लिखा है। ये फिर कमाल दे के इसने ये रेक्टल पल्पेशन भी लिखा है, बट प्रेगनेंसी से ही जो है ना डायग्नोस की जाती है। कैमल का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेयर का आपने याद रखना है, ये कुबानी टेस्ट, कुबानी टेस्ट की जाती है। और दूसरी की जाती है एशम जोंडिक टेस्ट, जिसे AZ टेस्ट भी कहा जाता है। सही है। तो ये मेयर की प्रेगनेंसी डायग्नोसिंग में की जाती है। अभी ये क्या होती है इनको समझते हैं। कुबानी जो टेस्ट होती है या कुबानी, ये होती है ब्लड टेस्ट। इसको किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, मतलब मेयर जो प्रेग्नेंट मेयर है जिसमें हमें है कि भाई ये प्रेग्नेंट है या नहीं, हम उसकी टेस्ट कर रहे हैं, तो वहां से ब्लड लिया जाता है। फिर वो किसी रैबिट वगैरह में ना इंजेक्ट किया जाता है। तो उसमें अगर देखा जाता है कुछ टाइम के बाद कि रैबिट की ओवरीज में कोई चेंजिंग नजर आई है, तो वो समझा जाता है कि भाई मेयर जो है वो प्रेग्नेंट है। अगर नहीं आई तो वो जो है ना तस्लीम। तो ये ब्लड टेस्ट है कुबानी टेस्ट। और जो एशियम जोंडिक टेस्ट है जिसे AZ टेस्ट कहा जाता है, ये हार्मोन्स की बेस पे देखा जाता है। सही है। क्या होता है, ये की जाती है मेयर की यूरिन से। कुबानी टेस्ट की जाती है ब्लड से, ये की जाती है यूरिन से। और जो है ना इसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन को देखा जाता है, वो इंजेक्ट किया जाता है रेट वगैरह में। ये भी जो लेबोरेटरी से एनिमल्स होते हैं ना, उन पे वो क्या कहते हैं, तजुर्बे होते हैं। तो तजुर्बा किया जाता है, फिर वहां पे भी ओवरीज में अगर कोई चेंजिंग आई है तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एशियम जोंडिक टेस्ट में क्या चीज लेते हैं मेयर से, यूरिन में की जाती है। और कुबानी टेस्ट ब्लड में की जाती है। या इसका नाम आ सकता है सिंपली कि कुबानी टेस्ट प्रेगनेंसी डायग्नोसिंग के लिए किस एनिमल में की जाती है, तो वो आपने सिंपली याद रखना है, मेयर में की जाती है। किस में की जाती है, मेयर में की जाती है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या चीज है,
अब ये इंसेमिनेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज याद रखते हैं, साइट ऑफ सीमन डिपोजिशन। क्या याद रखते हैं? साइट ऑफ सीमन डिपोजिशन कैटल में क्या है, कहाँ पे सीमन डिपॉजिट की जाती है, ये आपने याद रखना है, मिड सर्वेक्स में। कहाँ पे की जाती है? मिड सर्वेक्स, या जिसे यूट्रो सर्वेक्स भी कहा जाता है। तो सीमन को वहां पे प्लेस किया जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल ही कर रहे हैं ना, हम अपने हाथ से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमन को रख रहे हैं। तो वो कहाँ पे रखी जाती है? मिड सर्वेक्स, आपने देखना है, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा मिड सर्वेक्स। सर्वेक्स की मिड में रखा जाता है। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। उसके बाद टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका, कैटल का ही टाइम क्या होता है? स्टैंडिंग हीट। तो क्या होता है स्टैंडिंग हीट या मिड हीट में? मतलब क्या था, हीट का पीरियड हमने पढ़ा ना, 24 आवर से। क्या है? 24 आवर से, या 12 से 24 घंटे एवरेज था, जिसमें केटल ईस्ट्रस में रह रही थी। तो वो उस हीट के दौरान हो, उस टाइम आप ये सीमन डिपॉजिट करेंगे तो प्रेगनेंसी, या जो है ना, क्या कहते हैं, फीटस के अच्छे होने के, या जो हम जिसलिए इंसेमिनेशन करते हैं, वो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मिड हीट या स्टैंडिंग हीट में किया जाता है, ये टाइम ऑफ इंसेमिनेशन है। तो फिर ये किसी बुक में आएगा इसका टाइम भी एग्जैक्ट। बट काफी बार ये आपको वर्ड मिलेंगे, जैसे कल भी मैंने आपको एमसीक्यूज एक भेजा था जिसमें उसने टाइम नहीं पूछा था, ये सिंपली पूछा था कि ओव्यूलेशन बिफोर ईस्ट्रस होता है या आफ्टर ईस्ट्रस होता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए इंसेमिनेशन का टाइम जो है वो कब है केटल में, तो वो स्टैंडिंग हीट। स्टैंडिंग हीट का मतलब है, मतलब वो अभी हीट में है। सही है। हीट की साइंस फिर ना अलग अलग होती हैं कैटल में, जैसे कुछ म्यूकस डिस्चार्ज भी होता है, माउंटिंग का आपने एक वर्ड सुना होगा एकेडमिक में, जिस पे जो है ना पुल करता है मेल एनिमल टुवर्ड्स फीमेल एनिमल, तो वो स्टैंडिंग हीट में होती है उस टाइम। तो उस टाइम या बीच वाला टाइम जो हीट का है, जैसे 24 घंटे अगर वो हीट में रह रही है, तो आप 18 घंटे 12 घंटे हीट को हो चुके हैं, उसमें आप इंसेमिनेशन सीमन डिपॉजिट करें तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो ये क्या, इसको कहा जाता है मिड हीट या स्टैंडिंग हीट कहा जाता है। बाकियों के याद रखने की जरूरत नहीं है। सही है। कि शीप में कहाँ पे किया जाए, सर्वेक्स से हार्स यूट्रस स्वाइन यूट्रस, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं। कैटल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मिड सर्वेक्स, एक चीज। दूसरा, ये मिड हीट में हो या स्टैंडिंग हीट में हो, ये टाइम बेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू एनिमल रिफ्रेशर बुक। सही हो गया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर किसी ने प्रैक्टिकली किया हुआ है तो वो बता सकता है कि क्या टाइम वो करते हैं, वो प्रैक्टिकली अलग होगा भाई, क्योंकि आपने चलना है बुक के अकॉर्डिंग। तो यह चीज है टाइम ऑफ इंसेमिनेशन, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी। अभी 1 मिनट है, इसको खत्म करते हैं, यहां तक पढ़ते हैं चलो। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैरियोजिन इन बुल सीमन इज लिक्विड नाइट्रोजन माइनस, इसका भी टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीओ में आ चुका है, -190 डिग्री, 196 डिग्री सेल्सियस। अभी ये कैरियोजिन क्या होता है इसको समझते हैं। अभी क्या है कि जो है ना, जैसे सीमन को क्या कहते हैं, कलेक्ट किया जाता है मेल एनिमल से, तो उसमें कुछ डाइल्यूट डाले जाते हैं। ये जैसे ऊपर आपको एक वर्ड मिल रहा होगा डाइल्यूट। डाइल्यूट का क्या मतलब होता है कि सीमन को प्रिजर्व किया जाता है किसी लिक्विड की मदद से। क्यों किया जाता है? ताकि वो जो है ना प्रोटेक्ट, डैमेज ना हो सके ना। ऐसा तो नहीं आप सीमन को कलेक्ट करें, धूप पे रख दें तो वो खराब हो जाएगा, या उसमें जो एफिशिएंसी होगी वो खत्म हो जाएगी। तो कुछ डाइल्यूट होते हैं लैब में जिनमें वो उसको रखा जाता है। उसके लिए दो चीजें यूज होती हैं, एक कैरियोजिन, दूसरा होता है कैरियो प्रोटेक्टिव एजेंट। ठीक हो गया, ये आपने समझना है। कैरियोजिन क्या होता है कि जो सीमन है